ख्याति की प्रकृति एवं प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता किन दशाओं में आवश्यक होता है? तो पहला आता है अनुपात परिवर्तन। इसका तात्पर्य यह है कि जब फर्म में विद्यमान साझेदार अपने पारस्परिक लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन करने का निर्णय करते हैं, ऐसी स्थिति में ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जब लाभ हानि अनुपात में कोई परिवर्तन किया जाता है, ऐसी स्थिति में ख्याति मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। दूसरा, नए साझेदार का प्रवेश। जब फर्म में किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, उस समय ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। नए व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश देते समय उनके फर्म में प्रवेश हो जाने के बाद उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन भी हो जाता है। इस प्रकार से फर्म में उनके आने के बाद या उसके पहले फर्म की क्या स्थिति है, यह जानने के लिए ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, विद्यमान साझेदार का अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण से तात्पर्य होता है किसी पुराने साझेदार का फर्म को कुछ समय के लिए छोड़ देना। ऐसी स्थिति में उनके रहते में फर्म की क्या स्थिति था और उनके जाने के बाद मतलब कुछ समय के लिए जब फर्म को छोड़कर चला जाता है, अवकाश ले लेता है, ऐसी स्थिति में उस समय फर्म की क्या स्थिति बनी रहती है, यह जानने के लिए भी ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। चौथा होता है मृत्यु। किसी साझेदार की असामान्य मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति में विद्यमान साझेदार फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। उस समय जिस साझेदार की मृत्यु हो जाती है, उनके पूरा हिसाब किताब ज्ञात करने के लिए और साथ ही साथ उनके उत्तराधिकारी को पैसा देने के लिए भी ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा, व्यवसाय की बिक्री। यदि जब किसी चालू या व्यावसायिक उपक्रम को फर्म का व्यवसाय बेचने के लिए जब फर्म का विघटन कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। फर्म को कभी कभी बेच भी दिया जाता है या फर्म के माध्यम से उसको कंपनी के रूप में एकीकरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में फर्म में ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। छठवां होता है फर्मों का एकीकरण। जब दो फर्म आपस में यह निर्णय ले लेते हैं कि आपस में प्रतिद्वंदी करने की बजाय मिलजुल कर एक साथ व्यापार करते हैं, ऐसी स्थिति में दो फर्मों का एकीकरण हो जाता है। उस समय फर्म की ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि ख्याति का मूल्य क्या रह गया। और इसके बाद आते हैं सातवां, फर्म का कंपनी में परिवर्तन। जब प्रतिद्वंदिता समाप्त करने के उद्देश्य से फर्मों का विलय कर दिया जाए और उसे कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में भी ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अब ये तो हो गया ख्याति मूल्यांकन की आवश्यक दशाओं में। इसके बाद एक प्रश्न आता है, क्या ख्याति की राशि को अपलेखित कर देना चाहिए? ख्याति राशि का अपलेखन होता है कि नहीं होता, यह जानने के लिए अपन ख्याति जिस प्रकार से स्थायी संपत्ति पर हाश का प्रबंध किया जाता है और धीरे धीरे उसका मूल्य अपलेखित कर दिया जाता है, उसी प्रकार ऐसे वर्षों में जबकि वास्तविक लाभ साधारण लाभ से अधिक हो, ख्याति की राशि का धीरे धीरे अपलेखन करना बुद्धिमानी माना जाता है। जिस व्यवसाय के चिट्ठे में ख्याति राशि लिखी होती है, वास्तव में उस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे व्यवसाय के संबंध में यह माना जाता है कि उस व्यापार में साधारण लाभ से अधिक लाभ अर्जित नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा होता तो ख्याति की राशि का अपलेखन कर दिया गया होता। इसलिए व्यवसायी द्वारा ख्याति की राशि का यथाशीघ्र अपलेखन करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए कहा भी जाता है ख्याति अदृश्य एवं अमूर्त संपत्ति है। इसके बाद आते हैं ख्याति उत्पन्न होने के कारण या ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। ख्याति अनेक तत्वों से मिलकर बनती है।
कोई भी व्यापार जिन तत्वों के कारण समृद्धि एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करता है वे निम्नांकित हो सकते हैं। तो आइए इसमें आते हैं। पहला, व्यवसाय की प्रकृति। कोई भी फर्म ऐसी वस्तुओं का निर्माण या विक्रय करती है जिनकी मांग नियमित एवं स्थायी हो। ऐसे व्यापार का लाभ अन्य व्यापार की तुलना में अधिक होता है तथा उसकी ख्याति भी अधिक मानी जाती है। इसी के अंतर्गत दूसरा, व्यवसाय की स्थिति पर भी ख्याति उत्पन्न होने का प्रभाव पड़ता है। यदि व्यापार की स्थिति ऐसे स्थान पर होती है जहां ग्राहकों को पहुंचने में पूर्ण सुविधा हो, अर्थात ऐसे स्थान पर जहां ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है, उस व्यापार की बिक्री स्वयं बढ़ जाती है और ख्याति में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे चौराहे पर या भीड़ भाड़ वाले इलाके में यदि कोई व्यवसाय हो तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति अपने आप बढ़ जाती है। तीसरा, उचित माल तथा दाम। उचित माल और दाम से तात्पर्य होता है कि यदि जो व्यापारी अपने ग्राहकों को मिलावटी रहित अर्थात मिलावट से रहित यानी बिना मिलावट का सामान उच्च क्वालिटी वाला और उचित मूल्य पर यदि माल बेचता है, उस व्यवसाय के प्रति ग्राहकों का विश्वास जम जाता है। थोड़ा सा महंगा होने पर भी ग्राहक उसी दुकान से माल खरीदना पसंद करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। कहते हैं कि एक संतुष्ट ग्राहक चलता फिरता विज्ञापन भी होता है। ऐसे व्यवसाय से माल खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इससे व्यापार की प्रतिष्ठा से तात्पर्य होता है व्यवसाय की ख्याति अपने आप बढ़ने लग जाती है। चौथा, व्यवहार कुशलता। ऐसे व्यापारी जो अपने ग्राहकों से विनम्रता से पेश आते हैं, सत्यनिष्ठ, ईमानदारी एवं विक्रय कला से ग्राहकों का मन मोह लेते हैं, वे अधिक बिक्री करने एवं लाभ कमाने में सफल होते हैं, जिससे उनकी ख्याति बढ़ने लग जाती है। पांचवा, एकाधिकार एवं अन्य अधिकार। कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विक्रय किसी विशेष दुकान से ही होता है। ऐसे वस्तुओं के ट्रेडमार्क, एजेंसी, पेटेंट या प्रतिलिपियाधिकार के कारण होता है। स्वेच्छा या मजदूरी में ग्राहकों को उसी दुकान से माल खरीदना पड़ता है क्योंकि उसका कोई प्रतियोगी नहीं होता। ऐसी दुकानों का माल कुछ अधिक मूल्य पर भी बेचा जाता है। विशेष प्रकार की वस्तु का विक्रय होने से उसका नाम व स्थान भी प्रसिद्ध हो जाता है, जिससे उसकी बिक्री में भी वृद्धि होती है एवं ख्याति बढ़ जाती है। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे गैस एजेंसी, एलजी कंपनी के उपकरणों की बिक्री की दुकान आदि को अपन इसके तहत लिया जा सकता है। इसके बाद आते हैं छठवां, विज्ञापन के कारण। वर्तमान युग किसी वस्तु या फर्म का प्रचार प्रसार में विज्ञापन का विशेष महत्व बढ़ गया है। विज्ञापन के कारण भी अपनी वस्तु का प्रचार करके ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। लगातार विज्ञापन सुनने या देखने से ग्राहकों के मन में उस वस्तु को खरीदने के प्रति एक विशेष आकर्षण पैदा होता है। व्यापार का स्थान, व्यापारी का व्यवहार उस समय सब गौण हो जाते हैं। विज्ञापन के कारण व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, जिससे ख्याति अपने आप उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार से ख्याति की वृद्धि में विज्ञापन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। विज्ञापन के द्वारा लोग आकर्षित होते हैं और सामान को खरीदने के प्रति उसमें उत्साह अपने आप पनपने लगता है। इसके बाद आते हैं सातवां पॉइंट में ग्राहकों को सुविधाएं। यदि किसी व्यवसाय में ग्राहकों को अन्य विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती है तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति अपने आप बढ़ने लग जाती है। जैसे विभिन्न वस्तुओं का एक स्थान पर ही माल को बेचना, माल की घर पहुंच सेवा करना, वॉशरूम या फ्रेश होने की सुविधा प्रदान करना आदि व्यापारिक स्थानों पर ग्राहक बार बार जाना पसंद करता है, जिससे व्यापार की ख्याति बढ़ती है और बिक्री भी बढ़ने लग जाती है। बिक्री बढ़ने से उस व्यापार की ख्याति अपने आप बढ़ने लग जाती है। आठवां पॉइंट आते हैं व्यवसाय के संतुष्ट कर्मचारी। किस व्यवसाय में कार्य करने वाले कर्मचारी यदि फर्म के वेतन, व्यवहार या कार्य से संतुष्ट होते हैं तो कर्मचारी भी फर्म की ख्याति की वृद्धि में अपना योगदान प्रस्तुत करते हैं। संतुष्ट कर्मचारी
ग्राहकों से विनम्रता का व्यवहार करता है, साथ ही वे अपने फर्म का अच्छाइयों का भी प्रचार प्रसार करने लगते हैं, जिससे उस व्यवसाय की ख्याति अपने आप बढ़ने लग जाती है। ध्यान देने योग्य बातें हैं, यदि व्यवसाय के संतुष्ट कर्मचारी उस किसी फर्म में या व्यवसाय में हो तो उसकी ख्याति अपने आप बढ़ने लग जाती है। जब तक कर्मचारी संतुष्ट नहीं होते तब तक उस व्यवसाय की ख्याति को बढ़ाने में भी चाहे जितना भी जोर लगा दो, ख्याति का योगदान ख्याति उत्पन्न होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं सकता। लास्ट पॉइंट है साझेदारों की व्यक्तिगत ख्याति। साझेदारों की व्यक्तिगत ख्याति भी यदि किसी फर्म में जो साझेदार की ख्याति अपने आप बढ़ने लग जाती है उनके व्यवहार कुशलता के कारण, तो लोग उस फर्म से वस्तु खरीदना पसंद करते हैं। इससे किसी साझेदार की व्यक्तिगत ख्याति के कारण भी उस व्यवसाय की ख्याति बढ़ने लग जाती है। इसके बाद अगला चैप्टर इसके बाद वाले वीडियो में।